हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम पे, नेशनल इनकम। हम समझेंगे नेशनल इनकम क्या होता है और इनकम जो उसकी टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और डिटेल में समझेंगे किस तरीके से हम जो है नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। और एक और इसमें चीज होती है वैल्यू एडेड, उसे भी देखेंगे कि वो क्या होता है। चलिए समझते हैं इनकम, नेशनल इनकम टॉपिक हमारा आज का जो कि रहेगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? इनकम जैसे कि हम एक इंडिविजुअल की जब बात करें तब हम बात करते हैं इनकम की, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करें तब हम बात करते हैं किसकी? नेशनल इनकम की। तो एक पर्सन की जो इनकम है उसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि जितना हमने कमाया, ठीक है, उसे हम इनकम कहते हैं। बेसिकली कहा जाता है जितना भी आप कमाते हो उसको इनकम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें ये होते हैं एक और चीज देखते हैं। इनकम का मतलब सिर्फ ये नहीं जितना आपने कमाया, इनकम का जो रियलिटी में मतलब है कि आपने कितना कमाया, उसमें से आपने कितना टैक्स दिया और कितना अपना खर्च करा, और जो आपके पास बचा जिसको आप सेविंग भी बोलते हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनकम। इनकम भी तीन टाइप की होती है, उसको हम समझेंगे। तो हम समझते हैं इनकम क्या होती है। एक पर्सन की जो इनकम होती है जितना आप कमाते हैं उसको कहते हैं एक पर्सन की इनकम। जब हम पूरे जैसे कि कंट्री है हमारा, जैसे इंडिया हमारा कंट्री है, तो पूरे इंडिया की जब हम इनकम को कंक्लूड करते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं, तब उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है, इसकी दो टाइप्स, ठीक है, दो चीजें समझेंगे हम। एक समझेंगे फैक्टर इनकम और सेकंड हम समझेंगे नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? फैक्टर इनकम वो वाली जिसमें कि जब आपने क्या करा कि किसी से पैसे लिए, आपको किसी चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे कि आप कहीं गए दुकान पे तो आपने सामान लिया, तो आपने उनको पैसे दिए, तो उनके पास इनकम आई और आपको बदले में उन्होंने सामान दिया। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको दवाई देगा और बदले में आप उनको पैसे दोगे। कहीं स्कूल में जाओगे तो आप स्कूल में पैसे दोगे, बदले में आपको एजुकेशन मिलेगी। तो हर चीज के बदले में जब आपको कुछ वापस मिले, ठीक है, या फिर आपके पास जो इनकम आ रही है उसके बदले में आपको किसी को कुछ डिलीवर करना हो, तो उसे हम गिनते हैं किसमें? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या? जिसमें कि आपको एक सर्विस देनी है, पैसे लेके कुछ सर्विस देनी है, या फिर कुछ सामान प्रोवाइड करवाना है, कुछ वस्तुएं अगले बंदे को देनी है, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है? जब आप पैसे तो लेते हो लेकिन वापस आपको सर्विस नहीं देनी होती। जैसे कि कुछ ट्रस्ट हो गए, ठीक है, इसमें आ जाएंगे ट्रस्ट। ट्रस्ट आ गया, ठीक है, कहीं पे आप वो कुछ दान दे रहे हो, ठीक है, जितना भी दान दोगे ट्रस्ट में दान दोगे, या कहीं मंदिर में अपना दान दिया, या फिर किसी और को पैसे दे दिए ऐसे ही कि वापस जिसका आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे हम कहते हैं नॉन फैक्टर। और फैक्टर इनकम में जैसे कि शॉप पे गवर्नमेंट जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब, इन सब में क्या फैक्टर इनकम होती है। और नॉन फैक्टर इनकम जिसमें कि आपको बदले में कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, उसे हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम। अब हम समझते हैं कि जो इनकम है वो कैसे निकालते हैं, और इनकम को निकालने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इनकम होती है फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम तो आप किसी को दान दे रहे हो तो नॉन फैक्टर इनकम। बट जब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की तो हम उसे समझते हैं फैक्टर इनकम में हम किस तरीके से वो करें। तो फैक्टर इनकम निकालने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब किसी से इनकम ले रहे हो, पैसे लोगे, तो बदले में कुछ ना कुछ तो उसको वापस करोगे डिलीवर। तो जो उसको आप डिलीवर करोगे, ठीक है, जितना भी आप उसको डिलीवर करोगे बदले में, उसे हम फैक्टर इनकम में रखेंगे। लेकिन जब आप किसी को डिलीवर करोगे तो आपके पास डिलीवर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो होने के लिए आपके पास क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए। आपके पास अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, कुछ यूनिट ही नहीं होगा वापस देने के लिए, जैसे आप दुकान में जाओगे तो आप वहां से सामान लेके आते हो, तो आपको उनके पास सामान ही नहीं होगा, तो किस तरीके से आप उनको पैसे दोगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दोगे ना। उसी तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए। और प्रोडक्शन किसके बेसिस होता है? प्रोडक्शन हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को देखने के लिए हमारे पास चार चीजें होती है। एक होती है लैंड, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, और फोर्थ वन इज वर्कर। आपको कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना, फॉर एग्जाम्पल आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो जिसमें क्या बिस्किट बना रहे हो, तो बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, सबसे बड़ी चीज। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगी तो कहां पे बनाओगे? दूसरी चीज आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हो तो उसमें मशीन्स वगैरह यूज करोगे, उन मशीन्स को ओपन करने के लिए, उस फैक्ट्री को ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कौन देगा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो उसमें अपना आइडियाज लगाएगा, क्योंकि अगर अपना बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है तो आप वहां पे लैंड तो ले लिया, अपना पैसे भी लगा दिए, लेकिन उस काम को कौन देखेगा? किसका काम है वो? एंटरप्रेन्योर का काम, जो उसमें आइडियाज देगा, इस तरीके से बनाओ, उसकी पैकेजिंग ऐसी करो। और थर्ड वन इज वर्कर, वहां उस फैक्ट्री में जो काम करेंगे,
ठीक है, बिना वर्कर के तो आप कैसे, अगर वो होगा ही नहीं काम करने के लिए तो आप बिस्किट कैसे बनाओगे। सो एग्जाम्पल से आप समझते हो कि बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योर जो उसमें आइडिया दे, और वर्कर जो वहां पे काम करेगा। सो इन चार चीजों की जरूरत होती है। इन चार चीजों के बेसिस पर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और इस इन चारों चीजों के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको मिलता है, क्या मिलता है, इनकम मिलती है। और जब हम पूरे देश में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको करते हैं, तब हम कहते हैं नेशनल इनकम। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैक्टर फैक्टर इनकम। इससे कौन सी होती है, फैक्टर इनकम जनरेट होती है। जो नॉन फैक्टर इनकम है वो जनरेट नहीं होगी, क्योंकि उससे आपको बदले में कुछ भी नहीं देना होगा। लेकिन फैक्टर इनकम की जब हम बात करते हैं तब आपको इन चार चीजों की जरूरत होती है, और चार चीजों के बेसिस पर प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बेसिस पर आपको इनकम मिलती है। आप क्या करते हो, इनकम जनरेट करते हो। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनकम की कुछ टाइप्स होती है, क्योंकि इनकम जो है वो टू वे सोर्सेज है, और डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो प्रोडक्शन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं। सो पहली इसकी टाइप है मॉनिटरी इनकम। ऐसी इनकम जिसमें कि आपको बदले में कुछ भी नहीं देना, मतलब आपको इनकम मिलेगी, आपने काम करा, लेकिन जितनी आपको इनकम मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मान लो किसी को 50,000 इनकम मिलती है, तो 50 के 50,000 उसके हाथ में आएगी, उसमें से कुछ भी कट नहीं होगा। जैसे कि टैक्स देते हो आप, इसमें से टैक्स नहीं होगा, इसमें टैक्स कट नहीं होगा, ना ही आपको कुछ और लाइबिलिटीज देनी है। मतलब कि जितने आपको पैसे मिले उतने ही आपके पास वापिस आ गए, जितने मतलब कंपनी ने आपको पैसे दिए जहां पर आपने काम करा एज ए वर्कर, ठीक है, आपको उतने ही पैसे मिल गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो टैक्स, किसमें, मॉनेटरी इनकम में। सेकंड हमारे पास आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, इसमें क्या होता है, हम डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है, हमारे पास जो टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पे लगते हैं, ठीक है, जितने भी टैक्स होंगे उनको हम इसमें इंक्लूड करने में। फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 का सैलरी थी, 10,000 का आपने टैक्स दिया, तो 10,000 का आपने क्या करा, टैक्स दिया, और आपके पास कितने बजे इन हैंड आपको मिले 40,000। सो इन हैंड आपको कितने मिले 40,000। इधर इन हैंड कितने मिले थे, यहाँ पे 50,000 का 50,000 इन हैंड मिल गया था मॉनिटरी इनकम। जबकि डिस्पोजेबल इनकम में आपको इन हैंड मिला, वो मिला 40,000। और थर्ड टाइप आती है इसमें, ठीक है, हमने समझा मॉनिटरी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, और थर्ड वन हमारे पास आती है रियल इनकम। रियल इनकम, रियल इनकम में क्या होता है, जैसे कि आपके इन हैंड में सबसे पहले हमने देखा मॉनिटरी इनकम, हाँ इन हैंड आपको मिला 50,000 आपकी सैलरी, और 50,000 का 50,000 ही आपको मिल गया। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम में क्या हुआ, टैक्स भी होता, ठीक है, आपसे टैक्स लिया गया, ठीक है, टैक्स काटा गया, और उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। बट रियल इनकम होती है, रियल इनकम को हम किस तरीके से समझते हैं, जैसे कि आपका कुछ टैक्स होगा, और उसी के साथ साथ कुछ आपकी लाइबिलिटीज भी होंगे, आपके कुछ खर्च होंगे। जो लाइबिलिटीज हैं, जो आपके खर्च हैं, उनको भी माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 20,000 रुपए जो कि आपका मंथली खर्च है, आपके घर का रेंट होगा, अगर आप किराए पे रहते हो, अगर नहीं रहते तो जो घर की ईएमआई चल रही है, कुछ ना कुछ गाड़ी की ईएमआई कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो हम उसको समझेंगे। तो 50,000 वो हो गया टैक्स का, जिसको डिस्पोजेबल इनकम। अगर आप मान लो, अगर सीधी सी बात करें तो रियल इनकम माइनस जो मॉनेटरी इनकम होगी, जो डिस्पोजेबल इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम से डिस्पोजेबल जो इनकम है उसमें से आप लाइबिलिटीज को माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल इनकम। लेकिन हम उसको डिटेल में समझें, जैसे कि 50,000 का आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है, उसमें से 10,000 आपके पास टैक्स आ रहा है, और उसी में से जो आपकी लाइबिलिटीज, जो आपके खर्च हैं, मान लो कि 20,000 रुपये आप मंथली खर्च कर देते हो, टोटल माइनस करके हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास बचा 20,000। तो हमें कितना मिला, टोटल जो हमें पैसे मिले वो कितने मिले, 20,000। होना देखो मॉनेटरी इनकम में हमारे पास टोटल सैलरी थी, उतने ही जितने थे उतने ही मिले हमें। देन डिस्पोजेबल इनकम में 50,000 रुपया हमारे हाथ में आया, और उसमें से 10,000 हमने टैक्स दे दिया। देन हमने रियल इनकम देखी, जिसमें कि 50,000 रुपया हमें मिला, 10,000 रुपया हमने टैक्स दिया, और 20,000 रुपया हमारी लाइबिलिटीज दी, और टोटल हमारे पास बचा 20,000 रुपया। तो इसी को हम कहते हैं रियल इनकम। देन हम देखते हैं, हमने देखा रियल इनकम देखा, डिस्पोजेबल इनकम देखा, और मॉनेटरी इनकम देखा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, और जब हम इसको वर्ल्ड पूरे इंडिया पैन इंडिया में देखते हैं, तब हम इसको कहते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट हम एक और चीज देखते हैं कि नेशनल इनकम को निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम को निकालने के जो तरीके हैं, वो तीन टाइप के तरीके हैं, जो कि नेशनल इनकम को हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसके बेसिस पर, जो हमने पहले पढ़ा, कैपिटल, लैंड,
एंटरप्रेन्योर और वर्कर और इन तीनों को हम जितना भी जो भी इन पे खर्चा होगा जो भी होगा उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर में, उसको हम रखते हैं। एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं, सबसे जो मेन चीज है हम देखते हैं, इसमें एक फॉर्मूला है CIG प्लस N माइनस आई। इसका क्या मतलब, एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हो कि जितने आपके खर्चे हैं, खर्चे मतलब हम इसको समझते हैं कंजम्पशन, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिले, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए उस पर, जो मैंने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत हुई, कैपिटल जैसे कि हमारा इनकम जो लैंड था, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और वर्कर, और उसी के बेसिस पे हम इस चीज को निकालते हैं। और एन फॉर नेट एक्सपोर्ट जो हमने करा, नेट एक्सपोर्ट, और माइनस क्या करेंगे, नेट जो हमने इंपोर्ट करा, हमने देश में, हमारे देश ने कितना कंज्यूम करा, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ने कुछ बनाया, ठीक है, वो चीज हम बनाते हैं, हमने कंज्यूम कितना करा उसमें, जितना हमने बनाया उसमें से कितना हमने कंज्यूम करा, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी, गवर्नमेंट को टैक्सेस कितने मिले, गवर्नमेंट को टैक्सेस वो कितने दिए, इसमें हमने एक्सपोर्ट कितना करवाया बाहर से, और बाहर कितना भेजा, और इंपोर्ट हमने इंपोर्ट कितना करा, और जो इंपोर्ट करा क्योंकि वो तो बाहर बना, वो हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हुई, उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास निकलेगा एक्सपेंडिचर। और जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम निकालने का एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका हम देखेंगे जो कि इनकम से ही निकलता है, और इनकम से कैसे निकलता है तो समझते हैं उसे। इनकम से निकलता है, हमने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा था कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो भी था, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को हमने समझा था पिछली वीडियो में, अगर आपको उसको डिटेल में और समझना हो, ठीक है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो जो नेट नेशनल वो है, ठीक है, प्रोडक्ट है एनएनपी। हमने देखा था कि जीडीपी एनएनपी जो एमपी प्राइस पे कैसे, मार्केट प्राइस पे कैसे उसको निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैसे निकालते हैं। सो सेम वैसे ही एनएनपी का मार्केट फैक्टर प्राइस पे, ठीक है। जब हम एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि इंडिया में जितनी जो भी प्रोडक्शन हुई, ठीक है, बाहर की कंपनी ने जो प्रोडक्शन करी उसको माइनस करके, और जो हमारे एनआरआई जो बाहर काम करते हैं जितने उन्होंने पैसे कमाए, जितने इंडिया की जो कंपनीज थी उन्होंने जितने पैसे कमाए उसको हम गिनते हैं एनएनपी में, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्शन हो। तो हम फैक्टर कास्ट पे इसको निकालेंगे और किसके बराबर रखेंगे इसको, एनएनपी किसकी, जो कि मार्केट प्राइस है। फैक्टर प्राइस मतलब जो बनने वाला, जिसकी की जब कोई भी हम वस्तु बनाते हैं उसके एक फैक्टर कास्ट होते हैं, उसको बनने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइस। और मार्केट प्राइस जो कि जिसे हम एमआरपी कहते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। और एनएनपी मार्केट प्राइस पे जब हम निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री को सब्सिडी मिलती है कि आप इसका उत्पादन अधिक से अधिक करो, और हम आपको सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो सब्सिडी प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा किसने, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया उस पर। सो उस तरीके से हम इनकम निकाल सकते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने पूरे डिटेल में इसको समझाया। और ठीक है, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा, इनकम के मेथड से एनएनपी फैक्टर कास्ट से जब हम एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जब हम उसको प्रोडक्ट को देखेंगे, यहाँ पे हम फैक्टर कास्ट जो बनने में कॉस्ट आई उसको, और एमआरपी जो हमने बेचने में सेल करने में जो उसकी प्राइस थी उसमें से जब हमने सब्सिडी को निकाला और इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें ऐड करा, तो हम बोलते हैं इनकम निकली हमारे पास। ठीक है, एक और होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एडेड प्रोडक्ट थर्ड मेथड है इसका निकालने का, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो अपना आउटपुट निकालिए एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, तो उसकी जो फाइनल आउटपुट थी, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट बनाया हमने, तो बिस्किट बनाने में जितना टोटल खर्चा हुआ, जितना टोटल, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का बिस्किट है, ठीक है, 5 रुपए का बिस्किट है, ठीक है, और 5 रुपए उसको बनाने की कि उसको अपने बेचा, जिसका आउटपुट निकले प्रोडक्शन के 5 रुपए का आपने उसको बेचा, उसका आउटपुट 5 रुपए, बट उसको बनाने में खर्चा हुआ, तो मान लो कि उसमें बनाने में 3 रुपए खर्चा हुआ, तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ गया,
₹2, ठीक है। ₹2 हमारे पास वैल्यू एडेड आएगा, ₹5 उसकी जो कि प्रोडक्शन हुई, लास्ट वो कॉस्ट हुई, और ₹3 उसको बनाने में खर्चा है, तो ₹2 हमारे पास बचे, तो उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। और इसमें क्या होता है, जो टोटल आउटपुट थी उसमें से, आउटपुट में से जो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन हुई, रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन हुई उसको जब हम आउटपुट में से माइनस करेंगे तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इनको कहते हैं हम इंटरमीडिएट, जो उसके बीच में आने वाला जितना भी उसके ऊपर खर्चा हुआ उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। हमने ये भी देख लिया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 3 तरीके से हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। हमने देखा इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। 3 चीजें ये आ गई। उससे पहले हमने समझा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, और नेशनल इनकम क्या होती है। अब हम एक और चीज देखते हैं इसी में, इसी से जो जुड़ती चीज है एक और क्या, कि जी अभी ये, इसका क्या मतलब, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस मतलब होल कंट्री, जब हम होल कंट्री की बात करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस। जब हम होल कंट्री की बात करेंगे वैल्यू एडेड का मतलब, इसको हम समझते हैं, पहले आप ये समझ लो कि ग्रॉस का मतलब होल कंट्री। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ग्रॉस है तो ग्रॉस मतलब होल कंट्री का, बट हम इसको समझते हैं एक इंडिविजुअल को लेकर। इंडिविजुअल को जब हम लेंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मली वैल्यू एडेड। सो वैल्यू एडेड का क्या मतलब, और जब हम उसको पूरे इंडिया के पैन इंडिया में देखेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम समझते हैं वैल्यू एडेड होता गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फार्मर ने क्या करा, वीट उगाया, ठीक है, वीट उगाया, और वीट कितना था, 100 केजी वीट था, 100 केजी वीट था, उसने बेचा कितने में, ₹20 में बेचा। उसके पास कितना हुआ, ₹2000, 20 इंटू 100, 2000 हुआ। और उसने वीट बेचा, किसको बेचा, जो फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाने वाली कंपनी को, ठीक है। सो मशीन, यहाँ पे फ्लोर मशीन, यहाँ पे आटा बनाने वाली मशीन, उसको बेचा, ठीक है। उसने खरीदा भी ₹20 में। उसने आगे बेचा इसको, किसको, फैक्ट्री को, फैक्ट्री को उसने बेचा किस हिसाब से, 100 केजी वीट थी, 100 केजी आटा बना, 25 के हिसाब से बेचा, तो कितना हुआ, 2500, 2500 हुआ। कितना ऐड हुआ, वैल्यू कितनी ऐड हुई इसमें, 500। जो चीज पहले 2000 की थी अब वो 2500 की है, तो इसमें ऐड हुआ, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। तो 2000 में ₹500 ऐड हुआ तो 2500 हुआ। जब उसने फैक्ट्री को बेचा और फैक्ट्री ने उसी से बिस्किट बनाए, और बिस्किट बनाने पे उसने कितने टोटल जो यूनिट बनाए वो कितने यूनिट बना दिए, मान लो कि उसने 500 यूनिट बनाए उससे, ठीक है, 500 यूनिट बनाए, और हर यूनिट का प्राइस रखा हमने ₹10। कितना हुआ हमारे पास, 500 इंटू 10 करेंगे हमारा 1000, मान लो 1000 यूनिट बनाए उसने, ठीक है। फैक्टर बनाया उसने, 1000 बनाए, क्या बनाया उसने, बिस्किट बनाए, 1000 यूनिट बनाए उसने, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10,000, 500 मान सकते हो तो 5000 हो जाएगा, 10,000 मान लो। कितनी ऐड हुआ, 2500 का पहले था, वैल्यू ऐड हुई 7500 की। मान लो कि 2000 की चीज थी, उसमें वैल्यू ऐड हुई, जब उसका आटा बना तो आटा महंगा बिका 2500, और 2500 में जब उसका बिस्किट बनाया तो उसका हुआ 7500, ठीक है। 7500 में क्या हुआ, वैल्यू ऐड हुई, ये भी वैल्यू ऐड हुई इसमें, ठीक है, वैल्यू ऐड हुई 7500। तो टोटल जो हमने वीट ली थी उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई, टोटल जो था, जैसे कि 2000 यहाँ पे हुई, 2000 वीट ली हमने, 2000 रुपये वैल्यू ऐड, 2000 की चीज थी, उसमें वैल्यू ऐड कितनी, वैल्यू ऐड की जब हम बात करें तो 500 उसमें वैल्यू ऐड हुई। देन उसके बाद उसमें ऐड हुई वैल्यू ऐड 7500, ठीक है। 2000 की चीज थी, 5 उसमें वैल्यू ऐड हुई 7500 की, लास्ट में बिकी कितने की, 10,000 की। सो 2000 की चीज जो थी उसमें ये वैल्यू ऐड हुई जब उसने इसको बेचा, और ये वैल्यू ऐड हुई जब इसने इसको बेचा। तो हम जब इस फैक्टर में देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 चीजों को देखते हैं जो उसमें ऐड हो रही है, एक पूरा प्रोसीजर होता है 1 बाय 1, ठीक है, चलता है। पहले यहाँ से एक फैक्ट्री में जाएगा, फिर दूसरी फैक्ट्री में जाएगा, और फिर इसके लास्ट में प्रोडक्शन होगी, तीसरी में भी जा सकता है, ठीक है। हो सकता है आटे से कुछ और बनाया जाता, और फिर उस चीज से कुछ और बनाया जाता, तो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि इसका आटा बनाया, और आटे का वो क्या करते हैं, चपाती बना के दे देते, जो कि रॉ होती, और इनको क्या करना था, डायरेक्ट हम चपाती लेंगे, जैसे नूडल्स आते हैं
आटे के बनाए नूडल्स, और नूडल्स को घर में लेके गए और किसी ने वही नूडल्स जो है दुकान में बेचे, तो 4 आ गया, ठीक है, आगे आगे बढ़ गया वो, उसमें कुछ और एडिशन हो जाएगी। तो जितने भी वो एडिशन होती जाएगी उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड। और जब हम इसमें होल कंट्री को देखते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। जबकि होल कंट्री में ये पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है, हर चीज में ये चीज होती है, तो हम जब हर चीज में हर यूनिट में ये चीज निकालते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड से ही हम समझते हैं, एक हमारे पास टैक्स होता था पहले जो 2005 से लेकर 2017 तक चला, जिसको हम कहते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। और 2017 के बाद जीएसटी आ गया, ठीक है। और जीएसटी को हालांकि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी काफी बड़ा टॉपिक है, डिटेल में समझेंगे। आज हम समझ लेते हैं कि वैट क्या होता है। सो वैल्यू एडेड टैक्स कि जहां पे टैक्स लगा, मान लो कि 5% यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 10% यहाँ पे लगेगा और 18% यहाँ पे लगेगा। तो हर सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पे भी लगेगा टैक्स, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे। कई लोगों को लगता है कि जीएसटी है वो देश के लिए सही नहीं है, बहुत सारे लोग, क्योंकि एक्चुअली चक्कर पता क्या है, हमारे देश में ना प्रॉब्लम यही है कि नॉलेज की कमी है और उस बेसिस पर हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना उस चीज को समझे ही कि रियलिटी क्या है। समझते नहीं है, कोशिश नहीं करते समझने की कि हो क्या रहा है, किस सिनेरियो में वो चीज है। अभी जीएसटी जैसे वैल्यू एडेड टैक्स था, तो हमें 5% यहाँ देना पड़ा, 10% यहाँ देना पड़ा और 18% यहाँ पे देना पड़ा। तो 3 जगह पे हमें टैक्स देना पड़ा और सरकार को 3 जगह पे टैक्स मिला। अब जब जीएसटी आएगा तो डायरेक्ट टैक्स कहाँ लगेगा, इस पे कितना लगा, इस पे कितना लगा, इस पे कितना लगा, हमें इससे कोई लिंक नहीं है। इस पे डायरेक्ट 18%, मान लो 18 नहीं तो 20%, तो 20% यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे 18 लगा, 10 लगा, 5 लगा, तो वो तो बचेगा ना, और डायरेक्ट 20% लगेगा। तो जीएसटी का फायदा क्या है कि जो टैक्स लगता है यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, एक तो उसकी बचत होगी, हर जगह पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे गवर्नमेंट का ये फायदा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे भी निगरानी रखनी पड़ती थी, यहाँ पे भी निगरानी रखनी पड़ती थी और यहाँ पे भी निगरानी रखनी पड़ती थी, तीनों में वो निगरानी रखेगा। बट अब क्या है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे निगरानी रखनी है। और आजकल तो जीएसटी जो है वो ऑनलाइन हो गया सिस्टम, वो गवर्नमेंट के लिए और बेटर है, उनको ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। और यहाँ पे डायरेक्ट जीएसटी वो कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो उनको हर इसमें। और इसका सबसे बड़ा फंडा एक और था, जो उसके पीछे फंडामेंटल ये रीजन था इसको चेंज करने का, ये था कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो वीड थी ये आई राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से ये वीड आई, ये गई पंजाब में, पंजाब में गई और पंजाब से ये गया दिल्ली, पंजाब से गया दिल्ली। तो राजस्थान जो था वैल्यू एडेड टैक्स का था वो स्टेट पे डिपेंड करता। तो मान लो कि वही वीड का जो पंजाब में जो वीड थी उस पर जो कास्ट लगती है, जो उस पर टैक्स लगता वो मान लो कि 5% था, बट वही राजस्थान में शायद वो 10% हो। और जब वो राजस्थान से पंजाब की तरफ जाएगा तो वो राजस्थान में तो महंगा है, क्योंकि पंजाब वाले तो 5% के हिसाब से बेचते हैं, राजस्थान वाले 10% के हिसाब से। तो राजस्थान से जब पंजाब लेगा तो पंजाब को उसमें नुकसान होगा और पंजाब ऐसा ही करेगा, उस नुकसान को भरने के लिए आगे दिल्ली भेजेगा, तो दिल्ली और भी टैक्स बढ़ाएगा वो, क्योंकि उसको भी तो टैक्स पूरा करना है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में कुछ चीज ट्रांसफर की जाती थी, तो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान से कुछ चीज केरला ट्रैवल हो रही है, चीज भेजी जा रही है, तो राजस्थान का कुछ अलग टैक्स सिस्टम है और जो केरला का वो अलग टैक्स सिस्टम है, ठीक है। जो वैट होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। तो जो राजस्थान उस पर लगाएगा वो केरला में जाके और भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान केरला में चाहे वो चीज सस्ती हो, राजस्थान से मंगवाई महंगी होगी, वहां पे टैक्स और बढ़ेगा। और केरला से राजस्थान आई उसमें भी सेम फर्क पड़ेगा। सो उस सब को देखते हुए कि हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग टैक्स है, तो पूरे स्टेट्स में सिस्टम है उसको चेंज कर दिया जाए और होल कंट्री का सिस्टम रखा जाए, पैन इंडिया एक ही सिस्टम हो, ना कि राजस्थान का अलग हो, केरला का अलग हो, पंजाब का अलग हो। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या करा, एक ही सिस्टम को लेकर आई, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जीएसटी काफी लंबा चैप्टर है, आधे 1 घंटे का चैप्टर है, इसमें इसको डिस्कस नहीं करें। सो हमने समझा वैल्यू एडेड टैक्स, जीओडी क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड से हमने समझा वैट क्या होता है और वैल्यू एडेड टैक्स को क्यों खत्म हो जाएगा। 2005 में स्टार्ट हुआ, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं, और 2017 में जो कि हमारे अभी फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने समझा इस चीज को भी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, वैट क्या होता है। अब हमें एक और चीज समझते हैं, एक चीज आती है पर कैपिटा इनकम। हमने इनकम समझा, नेशनल इनकम भी समझ लिया, पर कैपिटा इनकम भी इसी चीज से रिलेटेड है, उसे भी देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम क्या, जैसे कि हम पर कैपिटा इनकम का हम मेनली यूज करते हैं, वो करते हैं जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इंडेक्स को समझने के लिए कि एक देश कितना हैप्पी है, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जैसे कि मान लो कि एक देश है, ठीक है, अमेरिका ज्यादा खुश है मान लो, उसी के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कम खुश है, ऐसा क्यों।
और किस तरीके से ऐसे तो बड़े सारे फैक्टर हैं, लेकिन इनकम के बेसिस पर जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब टोटल इनकम जो टोटल नेशनल इनकम, नेशनल की जो इनकम है, टोटल नेशनल जो इनकम है उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, टोटल युवाओं की पॉपुलेशन। एक छोटी सी एग्जाम्पल समझते हैं, पूरे देश को वो नहीं करेंगे, छोटी सी एग्जाम्पल समझें। मान लो कि टोटल आपकी इनकम जो है एक घर में एक फैमिली को लेते हैं, फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, 20,000, ठीक है। एक ही इंसान है कमाने वाला और 20,000 रुपया इनकम है पूरी फैमिली की, और खाने वाले चार, एक बाप माँ, उसका एक लड़का या लड़की, या फिर दोनों लड़के, जो भी आप मान लो, तो वो 4 पर्सन की एक फैमिली है और बाप कमाता है और उसकी इनकम है 20,000। तो एवरेज जो इनकम निकलेगी वो कितनी होगी, हर पर्सन के हिस्से में 5,000। तो हर पर्सन कितना कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है फिर तो एवरेज इनकम को हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। और जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत ही कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत पीछे है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, दो रीजन है, एक पॉवर्टी, पॉवर्टी तो आएगी जब इनकम कम होगी तो पॉवर्टी तो होगी, और दूसरा रीजन पॉवर्टी होगी किसकी वजह से, उसके दो रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होने से कम होने से क्या होगा, पॉवर्टी होगी, और पॉवर्टी का मतलब अनहैप्पीनेस, और इसके पीछे दो रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा क्या है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया में ना इतना यूथ है, जितना यूथ की पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा यूथ कहाँ पे, इंडिया के पास है। लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो एक काफी बड़ा फैक्टर है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही बहुत अधिक है। अभी इंडिया पिछले साल जो सेंसस तो नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो देखा गया और जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे चाइना को क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन में, और इंडिया फर्स्ट नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। पॉपुलेशन इतनी है कि पूरी पॉपुलेशन होना नुकसान नहीं है, मतलब इतना वो भी फायदा भी नहीं है ज्यादा पॉपुलेशन होने का, लेकिन नुकसान नहीं है, नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इंडिया के पास जितने भी पर्सन है पॉपुलेशन में देखा है तो एवरेज यूथ है, और एवरेज जो एज है वो 25 से लेकर 35 एज के सबसे अधिक पर्सन है जो कि इंडिया में है। और अगर उनके पास इंप्लॉयमेंट हो, पॉपुलेशन फैक्टर नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इसलिए बन गया है क्योंकि उनके पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, और इंप्लॉयमेंट ना होने के चक्कर में पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, और अनएम्प्लॉयमेंट अब यूथ के पास यह सिस्टम हम देखते हैं, पिछले साल काफी रिपोर्ट भी आई पिछले साल, और लॉकडाउन में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की जॉब गई। और जो अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको समझेंगे वन बाय नेक्स्ट वीडियो में हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमने आज इनकम समझा, नेशनल इनकम समझा, नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, उसमें इनकम फैक्टर क्या था, नॉन इनकम फैक्टर क्या था, 3 टाइप की जो इनकम थी, मॉनेटरी इनकम, फिर रियल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम को हमने समझा। देन हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने समझा, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन से लिंक करती है, पॉपुलेशन अधिक होने से अनएम्प्लॉयमेंट भी अधिक है। और सेकंड हम समझेंगे पॉवर्टी क्या होती है और किस तरीके से हम पॉवर्टी के साथ डील कर सकते हैं, और उसके लिए पॉवर्टी को चेक करने के लिए कौन कौन से कमीशन बनाए गए और किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।